Hello, good morning, students. Today we are discussing about the topic of President of India, one of the most important chapter of polity lecture series number 1. So today we are discussing about President of India. Let's start. जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इसको समझने से पहले दो तीन बेसिक्स पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हमारा जो देश है, हमारे देश में जो सरकार की व्यवस्था है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। जो संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था, देखिए संसदीय जो व्यवस्था होती है इसको मोटे तौर पर हम दो तीन पॉइंट्स जो आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो संसदीय व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वन है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उसमें जो सरकार होती है तो सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है ये क्या होती है, विधायिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। तो संसदीय व्यवस्था पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कार्यपालिका जो होती है वो करती है कानून को एग्जीक्यूट करती है कानून को। विधायिका जो होती है वो बिल्टअप करती है लॉ को, कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण जो है वो करती है विधायिका, और कानून की जो रक्षा होती है वो करती है हमारी न्यायपालिका। तो विधायिका में देखिए लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर्स बॉडी है, सुप्रीम लेजिस्लेचर्स है। तो ये जो होती है ये ऑल इंडिया लेवल जो संघीय कानून होते हैं हमारे, जो संघीय कानून है उसको कानून का निर्माण जो करती है वो विधायिका, और जो कानून होती है उसका निर्माण करती है कौन, संसद। तो संसद किस में काउंट होती है, विधायिका में। ओके, और इस कानून देखो इसने बना दिया, अब इस कानून को एग्जीक्यूटिव कौन करवाती है, तो आपको बताना है कार्यपालिका। कानून की रक्षा कौन करेगी, अब कानून का उल्लंघन कर दिया, किसी झूठे जुर्म में कानून को मतलब आपको फंसा दिया गया, तो कानून की मतलब जो भी रक्षा है वो की जाती है न्यायपालिका में। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था। अब ये संसदीय व्यवस्था क्या होती है इसको देख लीजिए। देखिए जो संसदीय व्यवस्था होती है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम्स है, संसदीय व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, और जो होती है विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, परस्पर संबंधित होती हैं एक दूसरे से। वो कैसे होती हैं इसको देखिए। कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका मैंने अभी बताया जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, तो कार्यपालिका में आ जाती है हमारी संघ की सरकार। हालांकि पॉलिटिकल से एग्जीक्यूटिव है, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रशासनिक, एक होती है राजनीतिक। तो प्रशासनिक में ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं और पॉलिटिकल्स में नेता लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये कार्यपालिका है मतलब सरकार, इस कार्यपालिका में आपको पता है सरकार किस किस से मिलकर के बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये सब हमारी संघीय सरकार जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है इसी का पार्ट होते हैं। तो हम इसको काउंट कर देते हैं किसमें, कार्यपालिका में। ओके, रिपोर्ट आगे आइए। विधायिका मतलब संसद, तो इसको आप सिंपल भाषा में ये समझिए, जो हमारी मंत्री परिषद का जो सदस्य होते हैं, वो कोई भी मंत्री, देखिए मंत्री परिषद मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो आप राजनाथ सिंह को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, तो ये सारे के सारे जो होते हैं मतलब इनसे मिलकर के बनती है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का ही प्रमुख कौन होता है, भारत का प्रेसिडेंट, ठीक, सॉरी प्रधानमंत्री वास्तविक। तो ये जो मंत्री परिषद होती है, ये मंत्री परिषद कार्यपालिका के साथ साथ किसका भी हिस्सा होती है, विधायिका का भी क्या होती है, पार्ट होती है। इसी को हम बोलते हैं संसदीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
क्या होता है, जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्री परिषद है, वो सरकार के साथ साथ विधायिका का भी क्या होती है, एक हिस्सा होती है। प्रूफ कर देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री कार्यपालिका का तो हिस्सा है ही है। ये कार्यपालिका का हिस्सा होने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए किसका भी सदस्य है, विधायिका का। विधायिका का मतलब संसद, संसद के सदस्य क्या कहलाते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको पता होगा मोदी वाराणसी से पहले क्या है, प्रधानमंत्री बनने से पहले एमपी। तो आ गई बात समझ में। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं, और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका या मंत्री परिषद किसका हिस्सा होती है, विधायिका का भी। हालांकि बिना विधायिका के भी कार्यपालिका का सदस्य बना जा सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य बना जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, कार्यपालिका का कार्यपालिका के सदस्य को हर हाल में विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा। जैसे 2019 में आप देखोगे तो मोदी सरकार में एक मंत्री बनाया गया, विदेश मंत्री, जो थे हमारे एस जयशंकर। वो भारत के विदेश मंत्री बने, लेकिन जब वो विदेश मंत्री बनाए गए तो वो ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा, इनमें से किसी का सदस्य नहीं थे। और मैंने अभी बताया 6 महीने तक बना जा सकता है, और विद इन 6 मंथ इन्हें राज्यसभा से क्या बना दिया गया, सदस्य, और अभी तक ये भारत के क्या बने हुए हैं, विदेश मंत्री। तो ओके, तो इसी को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। इसी संसदीय व्यवस्था में जो ये मंत्री परिषद होती है सेंटर की, ये मंत्री परिषद क्या होती है, सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। आर्टिकल संविधान का 75 में ये बोला गया है, जो मंत्री परिषद होती है सेंटर की, यूनियन की जो मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जितने भी मंत्री हैं भारत सरकार में, ये मंत्री तब तक अपना क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, जब तक कि इन्हें बहुमत प्राप्त है। कहां पर, लोकसभा के अंदर। तो इसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स या संसदीय व्यवस्था। ओके, तो जो संसदीय व्यवस्था है, इसी संसदीय व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का, और एक होता है वास्तविक। एक होता है नाम मात्र का, एक होता है वास्तविक। इसे हम लैटिन भाषा के वर्ड डी ज़ीरो से डिनोट कर देते हैं, डी ज़ीरो, और इसको हम डी फैक्टो बोलते हैं, डी फैक्टो। डी ज़ीरो का मतलब होता है कानून के अनुसार जो प्रमुख होता है, जो सबसे बड़ा होता है, और वास्तविक डी फैक्टो का मतलब वास्तविक प्रमुख होता है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है सरकार की। इस संसदीय व्यवस्था के अनुसार सरकार का जो नाममात्र का प्रमुख होता है उसको बोला जाता है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख होता है उसको बोला जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये है हमारी संसदीय व्यवस्था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सरकार, भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। कार्यपालिका या मंत्री परिषद का सदस्य हर हाल में विधायिका का भी सदस्य होता है। हालांकि बिना विधायिका का सदस्य हुए भी वह मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, विद इन 6 मंथ उसे हर हाल में विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल हमारा टॉपिक, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चल रहा है। तो जो राष्ट्रपति है भारत का जो राष्ट्रपति है, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स आइडिया पता होना चाहिए। जैसे आपको पता ही हो, एक बात और, सरकार की संसदीय व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं एक्चुअल्स। जो राज्य का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और भी काफी फैक्ट है, यदि आप 5 नंबर वगैरह में सब्जेक्टिव लिखना जाए तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है, कार्यपालिका मंत्री परिषद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक 272 का आंकड़ा है विधायिका में मंत्री परिषद के पास सरकार बची रहेगी। जैसे ही सरकार अल्पमत में आ जाती है, लोकसभा, ओनली लोकसभा की बात हो रही है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्री परिषद खत्म हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, वो काफी डीपली चला जाता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है
52 इसमें बोला गया है देयर वुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भारत का एक राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस आर्टिकल से लिया, किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 52 राष्ट्रपति पद। मैं लिख देता हूं, कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, और साथ साथ में जिसका लेक्चर छूट गया है ऑफलाइन क्लास में नहीं ले पाए, जो कवर नहीं कर पाए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो आप अपना नोट्स बनाते जाइए। राष्ट्रपति का पद ये दे रखा है संविधान के आर्टिकल 52 में। ठीक है, 53 क्या बोलता है, देखिए, जो कार्यपालिका है, जो ये कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होंगी, वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। निहित का मतलब समाहित होंगी, मतलब कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। हालांकि नाम मात्र का रहेगा, मैंने अभी बताया, वास्तविक प्रमुख तो है कौन, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका एक्चुअल स्टेट लेवल पर भी होती है और सेंट्रल लेवल पर भी। ठीक है, तो मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, ये सारी यूनियन। तो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, तो ये दो आर्टिकल, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो आर्टिकल, एक तो 54 और एक 55, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे प्रेसिडेंट के अंदर ये दो जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लीजिए। तो देखो, राष्ट्रपति का पद आपको पता चल चुका है किस आर्टिकल में है, 53 में आपको पता चल चुका है कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की जो पावर्स हैं उनको प्रयोग कौन करेगा, भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए देखो, चम्मन 54 क्या बोलता है, जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेजियम, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इसका अर्थ होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो देखिए ध्यान से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो भाग लेते हैं जो लोकसभा होती है, इस लोकसभा के चुने हुए सदस्य, चुने हुए सदस्य। आपको मैं बता दूं, लोकसभा में पहले 543, मतलब वैसे तो मैक्सिमम 552 थे। ठीक है, 550 प्लस में 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन संविधान का जो अमेंडमेंट किया गया, एक 104 CA इन 2019, इसमें क्या बोला गया, इसमें कहा गया है कि आगे से अब जो 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अब वो आगे से मनोनीत नहीं किए जाएंगे, वो आगे से मनोनीत नहीं किए जाएंगे लोकसभा में। फिर अब जैसे 18वीं लोकसभा के लिए देश के अंदर चुनाव जोर शोरों पर है, 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं चुनाव, 7 चरणों में चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब आगे से जब 18वीं लोकसभा बनेगी ना, तो इसमें 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनोनीत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, एक लेते हैं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भाग, चुने हुए सदस्य। और आपको बता दूं, इन दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनको हम MP बोलते हैं, और इन शॉर्ट में बोले तो ऑल इलेक्टेड MP। बात खत्म, लोकसभा भी आ गई उसमें, राज्यसभा भी आ गई। राज्यसभा में हालांकि अभी भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा की जानी मानी पर्सनैलिटीज होती हैं, विश्वविख्यात, जिनका नाम होता है अपनी अपनी फील्ड में, तो उन क्षेत्रों के लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, प्लस में जितने भी MLA हैं, हर राज्य की विधानसभा होती है, उनमें जो सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोले तो विधायक। तो जितने भी विधायक हैं सभी चुने हुए MLA,
जैसे हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, और 2 यूटी, वैसे तो 8 यूटी हैं, 2 दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, अपनी अपनी विधानसभा है, तो उनके भी चुने हुए एमएलए क्या लेते हैं, भाग लेते हैं इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। हालांकि जो दिल्ली और पुदुचेरी है उनकी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की परमिशन मिलती है 70वां संविधान संशोधन इन 1992 के द्वारा, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में अलाउ परमिशन की दी जाती है 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ये ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन मंडल होता है उसमें लोकसभा के सभी चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य, प्लस में सभी जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं होती हैं जिनको हम एमएलए बोलते हैं, और चुने हुए एमएलए या विधायक, प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी के चुने हुए सदस्य भी इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हालांकि दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य होते हैं उनको अनुमति मिली थी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की, उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, ठीक है। तो इसको मैं यदि वन शॉट में लिखूं इंग्लिश में तो आप देखिएगा ऑल इलेक्टेड एमपी प्लस में ऑल इलेक्टेड एमएलए प्लस में दिल्ली और पुदुचेरी के भी कौन, इलेक्टेड एमएलए, और इनको कब परमिट मिला, इनको परमिशन मिली थी 17 CA इन 1992 के द्वारा। तो ये है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का है। अगला आइएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55। तो इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। बिल्कुल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसे, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव देखो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का आपको पता ही है क्या होता है, ऐसा चुनाव जिसमें डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसका चुनाव करते हैं उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो जनता देखो किस किस को चुनती है, एमपी एमएलए को चुनती है, और ये दोनों किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया है। अभी आपको पता है एमपी के इलेक्शन चल रहे हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है देश के अंदर, है ना, रिसेंट। तो ये चुनते हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। सेकंड, आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का यूज नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव फिर किस माध्यम से होता है, तो बैलेट पेपर। एक बैलेट पेपर मतलब पर्चियों के माध्यम से, बैलेट पेपर के थ्रू होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, पहली बार ईवीएम किस राज्य के चुनाव में यूज की गई थी भारत में, या फिर इसको आप ऐसे देख लो, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए मेरे को, बिना गूगल के देखिए, ठीक है। तो ये है सारी बात। हालांकि पहली बार लोकसभा में 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको बताना है पहली बार देश में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम वगैरह का यूज होता नहीं है, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है, जो आपको पता होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष होता है। अब दो प्रोसेस हैं, एक होती है समानुपातिक प्रणाली, राष्ट्रपति की समानुपातिक प्रणाली, इसको हम प्रोपोर्शनल्स बोलते हैं। और एक होता है एकल संक्रमणीय, एक होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये दो होते हैं, प्रोपोर्शनल्स समानुपातिक और सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल। ओके,
इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल समानुपातिक, और एकल संक्रमणी को हम बोलेंगे सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल। ये दो प्रोसेस का यूज होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। समानुपातिक को पहले हम कवर करेंगे। समानुपातिक नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल रेशियो, ठीक है, समानुपातिक। तो इक्वल रेशियो हम कैसे करेंगे, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी प्लस में एमएलए ये भाग लेते हैं। आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है संख्या ज्यादा किसकी है, एमएलए की। वोट दोनों करेंगे तो इनकी जो वोट होगी, जो ये वोट डालने जाएंगे, उनका जो रेशियो होता है उनको इक्वल करने का प्रयास किया जाएगा, और उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे समानुपातिक, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको ले लेते हैं। अब जब एक एमएलए वोट डालने जा रहा है, तो वो जब वोट डालने जाएगा उसके वोट की क्या रहेगी, कोई ना कोई क्या रहेगी, वैल्यू रहेगा। तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू, अब देखिए जैसे एक एमएलए वोट डालने गया, जैसे आपने दादरी से देख लीजिए, दादरी से एमएलए कौन है, सोमवीर सांगवान। अब ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन, द्रौपदी मुर्मू का जब इलेक्शन हुआ ना 2022 में, तो वोट कास्ट किया होगा इन्होंने भी। तो जब ये वोट डालने गए चंडीगढ़ विधानसभा में, तो इसने जब एक वोट डाला ना बैलेट पेपर के माध्यम से, तो उसके लिए उसने एक प्रकार से एक वोट नहीं डाला, उसकी वोट की कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखिए। तो एमएलए सपोज आपको लेना है हरियाणा का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला है कि उसके लिए आप लिखोगे पहला, संबंधित राज्य की जनसंख्या, संबंधित राज्य की जनसंख्या, क्लियर बात। और संबंधित राज्य की जनसंख्या के नीचे लिखोगे संबंधित राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्य, जिसे हम विधायक बोलते हैं। हरियाणा के मैं एमएलए की बात कर रहा हूं, तो हरियाणा में जो एमएलए है सोमवीर सांगवान, वो राष्ट्रपति के चुनाव में सपोज वोट डालने गया, तो आपको यहाँ पर संबंधित राज्य की जनसंख्या, तो यहाँ पर जनसंख्या आपको किसकी लेनी पड़ेगी, हरियाणा की। फिर क्या है, संबंधित राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो हरियाणा की जो विधानसभा, इसमें 90 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो ये फार्मूला चलिए पुट करके देखते हैं हम। तो आप समझने के लिए देखो, यहां पर तो आपको पता ही है 90 तो हरियाणा में क्या है, एमएलए हैं, 1000 इसको डिवाइड कर दो, और हरियाणा की जनसंख्या आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, एक बेसिक से आइडिया के अनुसार ये ले लिया बाई चांस। एग्जैक्ट जो है आप वही पुट करनी होती है जो एग्जैक्ट जो ऑफिशियल्स होती है, मैंने वैसे ले लिया एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 200 बच गए, 9 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, ठीक है। ये लगभग समथिंग देख लेना एक बार, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, तो ये चला गया लगभग आप मान लो लगभग सपोज कितनी आ गई, 22 आ गई, 22 222 जो भी है देख लेना, ठीक है। तो एक प्रकार से जब एक एमएलए वोट डालने गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसकी वोट की वैल्यू क्या निकल करके आई बाहर, 22। एक प्रकार से उसने मतलब 22 वोट दे दिए। तो मैं अब इस 22 को मल्टीप्लाई कर दूं 90 से, तो मेरे को ये बताओ क्या हरियाणा के सभी विधायक हैं जो, क्या उनकी सभी वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। एक एमएलए की वोट की वैल्यू ये है, हरियाणा में टोटल एमएलए ये हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी हरियाणा की सभी विधानसभा के सदस्यों की वोट की वैल्यू। आ गई बात समझ में। तो सेम ऐसे ही हम जैसे यूपी में जैसे कितने एमएलए हैं, 403, मल्टीप्लाई मैं कर दो 22 से, निकल के आ जाएगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। इसी प्रकार हम, मेरे को ये बताओ हर राज्य के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उनकी वोट की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, टोटल वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू किसकी, टोटल वैल्यू हर एमएलए की। तो इसी को बोलते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू का योग। अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एमएलए के बाद आइए एमपी। तो एक एमपी जब वोट डालने जाएगा, एक एमपी के वोट की वैल्यू देख लो। अब एक एमपी के वोट की वैल्यू आप करोगे तो फार्मूला इसके लिए क्या है, यहां पर तो आप रख दोगे ये वाली वैल्यू जो अभी निकल कर आई थी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए's वोट, मतलब भारत के सभी एमएलए या सभी विधायकों के वोट की वैल्यू का जोड़, वो यहां पर आ जाएगा।
सभी विधायकों की वोट की वैल्यू का योग। और यहां पर लिख दोगे चुने हुए सांसद, या यहां पर हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे एमपी। और इसको जब आप काटो पीटोगे ना, तो लगभग लगभग जो पॉसिबिलिटी है इक्वलिटी की, वो लगभग लगभग क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। इसी को बोलते हैं समानुपातिक। तो समानुपातिक प्रोसेस में आपको एक एमएलए के वोट की वैल्यू का पता होना चाहिए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू का पता होना चाहिए। एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या, संबंधित राज्य की, हरियाणा का हरियाणा, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, अपोन में संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से। तो उसको जब आप सिंप्लीफिकेशन उसका करोगे, काटोगे पीटोगे जो भी उसको, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो एक एमएलए की वैल्यू रहेगी। और उस एक एमएलए की वैल्यू की योग को हम यदि टोटल जो उस राज्य में विधायक है, जो एमएलए हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हर मतलब विधानसभा के सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हर राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लास्ट में उसका टोटल मार देंगे, और टोटल वो फिर हम एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालेंगे तो वहां ऊपर रख देंगे और अपॉन में चुने हुए सांसद कर देंगे। अब काटेंगे पीटेंगे इसको भी अगेन, तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी एक एमपी के वोट की वैल्यू। इसी को बोलते हैं समानुपातिक। चलिए आगे चलते हैं। एकल संक्रमणीय, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेबल बोलेंगे, एकल संक्रमणीय। अब ये एकल संक्रमणीय क्या होता है इसको देख लीजिएगा। एकल संक्रमणीय के लिए देखिए, सपोज कुल वैलिड जो वोट हैं वो पड़े, सपोज आपके कितने ही लगा लो आप यहाँ पर 3000 2500 जो भी आप लगा लो, 2500 वोट पड़े सपोज लीगल तौर पर, 2500 ये वोट हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सपोज काउंट हुए। अब इसमें हाफ करके एक ऐड कर दो, 1251 आता है। तो राष्ट्रपति तभी बनेगा जिसको कुल वैध पड़े वोट का आधे से एक ज्यादा मिलता है, मतलब लगभग लगभग 50% से एक ज्यादा। ठीक है, तो ये तो है क्राइटेरिया जो राष्ट्रपति के चुनाव को विजेता बनाने में मदद करता है। तो कोटा सिस्टम है, इसको हम कुल वोट और कुल वोट अपॉन में 1 प्लस में 1 कर देते हैं, इसको कोटा प्रणाली कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसके लिए कोटा प्रणाली ये रहेगी, कुल वैलिड जो वोट है उसका हाफ से एक ज्यादा। ठीक है, तो देखो सपोज वोट पड़े हैं यहां पर 2500, जीतने के लिए चाहिए 1251। अब राष्ट्रपति के चुनाव में सपोज कैंडिडेट खड़े हैं, कोई भी ले लो, 3 4 5 10 15 जितने भी, कुछ क्वालिफिकेशन होती है वो अलग बात है। 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे आरबीआई के पास, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना होना। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कुछ क्राइटेरिया है वो अलग बात है। तो सपोज यहां पर मैं 3 राष्ट्रपति ले लेता हूं, रामनाथ कोविंद, एक मैंने ले लिया द्रौपदी मुर्मू, एक मैंने ले लिया शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये 3 राष्ट्रपति ले लिए, मतलब ये राष्ट्रपति के चुनाव में सपोज खड़े हो गए। ठीक है, इनको वोट डालने कौन जाएगा, एमपी और एमएलए। अब सपोज एमपी और एमएलए जब वोट डालने जा रहे हैं इनको, तो उन सबको वोटिंग यहाँ पर रैंकिंग में देनी पड़ेगी, इनको किसी एक व्यक्ति को नहीं देनी है, सबको रैंकिंग में देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 ऐसे। तो सपोज 2500 वोट पड़े हैं, इनमें से सपोज 400 ने ये कह दिया कि हमारी पहली पसंद कौन है, रामनाथ कोविंद, मतलब वो पर्ची है, उस पर्ची के ऊपर नाम है, नाम क्या कि इन्होंने लिख दिया हमारी फर्स्ट रैंक पहली पसंद कौन है, एक एक लिख दिया इसके नाम के आगे। 400 लोगों ने जब पर्ची खोल के देखेंगे तो 800 ने लिख दिया हमारी पहली पसंद द्रौपदी मुर्मू है, वोट इतने पड़ने जा रहे हैं, 8 और 4 1200 हो गए। ठीक है, 700 लोगों ने कह दिया हमारी पहली पसंद कौन है, शंकर दयाल शर्मा है, 8 और 7 1500, 4 1900। एक और ले लेते हैं व्यक्ति समझने के लिए हैं, KR नारायणन, 8 7 15 4 19, और 600 लोगों ने ये कह दिया हमारी पहली पसंद ये।
मतलब पर्ची खोल करके देखेंगे, उस पर्ची को जब देखेंगे तो उस पर्ची पे लिखा मिलेगा आपको नाम, उनके आगे 1 2 3 4 ऐसे रैंकिंग। तो उस रैंकिंग में जब देखेंगे तो सपोज 600 लोगों ने पहली पसंद इसको माना, उसमें ये भी लिखा होगा ये नहीं बनी तो दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, तो मतलब ऐसे चलेगा। तो अब पहले चरण में देखिए सबसे कम वोट किसको मिले, सबसे कम वोट मिलते हैं इसको। देखो 1251 तो किसी को नहीं मिले, पहले चरण की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तो पूरी हो चुकी है तो जो सबसे कम वोट मिले हैं 400, वो कंपटीशन से क्या हो जाएगा बाहर। तो 400 लोगों ने देखो इसको पहली पसंद माना था, तो उन 400 लोगों में ये भी तो रैंक होगा ना, यदि ये ना बने तो हमारी दूसरी पसंद ये है, ये ना बने तो हमारी तीसरी पसंद ये है। तो सपोज इसमें से 200 लोगों ने ये कहा कि हमारी दूसरी पसंद ये है, बच गए कितने 200। 100 ने कहा हमारी दूसरी पसंद ये है और 100 ने कहा हमारी दूसरी पसंद ये है। तो वोटों का देखना एक बार ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस 400 वोटों का ट्रांसफर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो 200 वोट इसमें जुड़ जाएंगे तो 8 और 200 कितने हो गए 1000 हो गए ये, 700 और 100 कितने हो गए 800 हो गए ये, और 600 और ये कितने हो गए 700। अब देखो ध्यान से, तो दूसरे चरण में भी किसी को नहीं मिले 1251, तो सबसे कम वोट किसको मिले हैं इसको, ये कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब सपोज इस 700 में से किसी ने ये भी तो कहा होगा ये दूसरी पसंद ना माने तो हमारी तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद ये है, ऐसे चलता रहता है। तो सपोज इसमें से 400 लोगों ने ये कह दिया कि हमारी तीसरी पसंद ये है, बच के 300, और 300 लोगों ने ये कह दिया हमारी दूसरी पसंद ये है। अब 1000 और 400 कितने हो गए 1400, और 800 और 300 कितने हो गए 1100। बताओ तीसरे चरण की काउंटिंग देखो पूरी हो चुकी है, और तीसरे चरण में ये आंकड़ा किसको मिल चुका है, द्रौपदी मुर्मू को। तो द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर क्या घोषित कर दिया जाएगा, विजेता। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल या एकल संक्रमणीय। वोटों का देख सकते हो आप ट्रांसफर होता जा रहा है जब तक क्या ना मिल जाए, बहुमत राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ओके, तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय। हालांकि नॉर्मली मैं आपसे पूछूं बोलूं तो जो सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है आमतौर पर लगभग उसी का क्या बन जाता है राष्ट्रपति, जो उसकी तरफ से कैंडिडेट क्या होता है खड़ा होता है। लेकिन एकमात्र जो राष्ट्रपति है वीवी गिरी, उसको दूसरे चरण में जीतना पड़ा, नहीं तो जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हुए सारे आमतौर पर फर्स्ट चरण में ही क्या हो जाते हैं, विजेता घोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास और एंजॉय आपने किया होगा। तो आज इतना ही। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। संसदीय व्यवस्था हमने पढ़ी, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, फिर आपने प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, 53 में क्या है, 54 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। तो ये ओवरऑल व्यू है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या माना जाता है, चैप्टर माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक बाय बाय, थैंक यू।